हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एपिकल जावरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं बलराम नागर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th क्रॉप प्रोटेक्शन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जिसका पार्ट 1 आज हम लेके आए हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 आगे आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट पे बात करते हैं। ऐसे पौधे जो खेत में बिना बोए उग जाएं उन्हें क्या कहते हैं? तो खरपतवार कहते हैं। या ये पॉइंट ऐसे भी बन सकता है, ऐसे पौधे जो किसान की बिना मर्जी से खेत में उग जाए और फसलों को अधिक हानि पहुंचाए, ऐसे पौधों को क्या कहेंगे? तो उन्हें भी हम खरपतवार कहेंगे। अगला पॉइंट है, हरी खाद में उपयोग होने वाला खरपतवार कौन सा है? तो हरी खाद में उपयोग होने वाला खरपतवार सेंजी है। सेंजी का वानस्पतिक नाम मेलिलोटस इंडिका है। अगला पॉइंट है, किस खरपतवार से मनुष्य की त्वचा पर खुजली चलती है? तो वह गाजर घास है। गाजर घास एक हानिकारक खरपतवार है। अगला पॉइंट बात करते हैं, गाजर घास का अन्य नाम कांग्रेस घास भी है, तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो पार्थिनियम हिस्टोपोरस, जो कंपोजिटी कुल में आता है। अगला पॉइंट है, गेहूं के साथ में गेहूंसा का उगना क्या कहलाता है या किस तरह का खरपतवार है? तो ये नकलची खरपतवार है। गेहूंसा जो खरपतवार है वो गेहूं जैसा दिखाई देता है छोटी अवस्था में। इन दोनों पौधों में कोई अंतर नहीं होता है, तो यह हूबहू दिखाई देने वाला एक खरपतवार है गेहूंसा, जिसे नकलची खरपतवार कहते हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण है, जैसे प्याज में प्याजी का उगना, वो एक नकलची खरपतवार का उदाहरण है। सरसों में सत्यानाशी का उगना, वह भी एक नकलची खरपतवार का उदाहरण है। तो आप और भी उदाहरण याद रखें। प्रमुख उदाहरण जो है वो गेहूं में गेहूंसा का उगना, नकलची खरपतवार, आप जरूर याद रखें। अगला है, गेहूं के साथ चना उगना, यानी किसी फसल के साथ में फसल का उगना किस तरह का खरपतवार कहलाता है? तो सापेक्ष या संबंधित। यहाँ उदाहरण कोई कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे गेहूं में सोयाबीन, सोयाबीन में चना, चना में मटर, मटर में सरसों, यानी कोई सी भी दो फसलों, एक फसल में दूसरी फसल के अगर पौधे उग रहे हैं तो उन्हें संबंधित खरपतवार कहेंगे, या सापेक्ष, इंग्लिश में रिलेटिव वीट कहेंगे। आप याद रखें, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव। अगला पॉइंट है, अर्किल मटर के साथ बोनेविल मटर के पौधे उगना, यानी मटर में मटर उग रहे हैं, यानी मटर की एक जाति में दूसरी जाति के कुछ पौधे उग रहे हैं। यहाँ उदाहरण यहाँ पर भी चेंज हो सकते हैं, चना में चना, यानी कोई किस्म को नाम दे दे, सोयाबीन में सोयाबीन, गेहूँ में गेहूँ, यानी कोई भी फसल अगर एक किस्म में दूसरी किस्म के पौधे उग रहे हैं तो वो किस तरह के खरपतवार हैं? वो रोग्यू खरपतवार है। और रोग्यू खरपतवार को खेत से बाहर निकालने की क्रिया को रोगिंग कहते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, परजीवी खरपतवार कौन कौन से हैं, यानी ऐसे खरपतवार जो दूसरों पौधों के ऊपर जिंदा रहते हैं। तो उनमें प्रमुख जो खरपतवार है वो अमरबेल, स्ट्राइगा, ओरोबंकी और लोरेंथस। अमरबेल सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला, जो बरसिम और रिचका के ऊपर परजीवी के रूप में रहता है। इसका वानस्पतिक नाम है कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। आप जरूर याद रखें अमरबेल को परजीवी के रूप में। अगला पॉइंट है, बहुवर्षीय खरपतवार कौन से हैं? तो मोथा बहुवर्षीय खरपतवार कई हैं, लेकिन प्रमुख जो हैं वो मोथा, कांस, दुबकांस और जरबेरी। ये चार प्रमुख खरपतवार हैं और एग्जाम में भी पूछे गए हैं काफ़ी बार। मोथा, कांस और दुबकांस तीनों ग्रेमेनी कुल के हैं, सकरी पत्ती वाले हैं, एक बीजपत्री है, बहुवर्षीय है। इन तीनों पौधों में कई सारी समानताएं हैं, तो इन्हें जरूर याद रखें। मोथा, कांस, दुबकांस ये बहुवर्षीय खरपतवार है, ग्रेमेनी कुल के खरपतवार है, सकरी पत्ती वाले खरपतवार है, और भी कई सारे पॉइंट्स बनेंगे इनके ऊपर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है, 2,4-D का पूरा नाम। तो 2,4-D का पूरा नाम है डाइक्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड। ये एक इम्पोर्टेंट है। 2,4-D क्या है? एक खरपतवार है, खरपतवार नाशी रसायन है, जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक उपयोग लाया जाता है, सबसे पहले बनाया गया खरपतवार नाशी रसायन है, फेमस है। इसका पूरा नाम आप जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है, 2,4-D का उपयोग करते हैं, यानी किस फसल में करते हैं, कैसे पौधों को नष्ट करने के लिए करते हैं? तो गेहूं की फसल में, यानी सकरी पत्ती वाले फसल में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चौड़ी पत्ती वाले पौधों को नष्ट करता है। तो 2,4-D कैसे पौधों को नष्ट करता है? चौड़ी पत्ती वाले पौधों को नष्ट करता है। तो सकरी पत्ती वाली फसल में हम इसका उपयोग करेंगे, यानी गेहूँ की फसल में उपयोग करेंगे। अगला पॉइंट है, खरपतवार द्वारा फसलों में हानि कितने प्रतिशत तक होती है? तो 33 से लेकर 45% तक होती है। एक्यूरेट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर एक्यूरेट आंकड़ा पूछे तो 33% तक। इसके अलावा 33 से 45% तक खरपतवार से फसलों में हानि होती है। सबसे अधिक अगर फसलों को किसी से अगर हानि होती है तो वो खरपतवारों से होती है सबसे ज़्यादा। सेकेंड नंबर पर कीटों से, जो 26% तक है आंकड़ा, और चौथे नंबर पर रोगों से, जो 20% तक का आंकड़ा है। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, गेहूं का मामा, या उसी का अन्य नाम जो है गिल्ली डंडा, यानी किस पौधे का नाम है ये? गेहूं का मामा किसे कहते हैं या गिल्ली डंडा किसे कहते हैं? तो गेहूंसा को कहते हैं।
और गेहूँसा का वानस्पतिक नाम जो है वो फ्लेरस माइनर। ये किस कुल में आता है? तो ग्रेमिनी कुल में ही आता है। गेहूँ जैसा दिखाई देने वाला पौधा है। गेहूँसा जो है वो गेहूँ का नकलची खरपतवार भी है। कई सारे रिलेटेड पॉइंट है, आप जरूर याद रखें। अगला पॉइंट है, गेहूँसा को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? क्योंकि गेहूँसा और गेहूँ दोनों ही सक्रिय पत्ती वाले पौधे हैं, तो इसमें 2,4-D का उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि गेहूँसा एक खरपतवार है, लेकिन 2,4-D का उपयोग नहीं कर सकते। तो सक्रिय पत्ती वाले पौधे को नष्ट करने के लिए, गेहूँसा को नष्ट करने के लिए आइसोब्यूटेरान और सल्फोसल्फ्यूरान रसायन का उपयोग करते हैं। कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है, आप जरूर याद रखें इसे। अगला पॉइंट है, सीमाजिन व एट्राजिन रसायन किस तरह के रसायन है? तो खरपतवारनाशी रसायन है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। और किस फसल में उपयोग करते हैं सीमाजिन व एट्राजिन का? तो मक्का की फसल में उपयोग करते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, वे खरपतवार जो फसलों को सदैव हानि पहुंचाते हैं क्या कहते हैं? तो वास्तविक खरपतवार। ऐसे खरपतवार जो हमेशा ही फसलों को हानि पहुंचाते हैं तो उन्हें वास्तविक खरपतवार कहते हैं। अगला पॉइंट है, दुब घास और बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है? तो दुब घास का जो वानस्पतिक नाम है वो साइनोडोन डेक्टाइलोन, और बथुआ का जो वानस्पतिक नाम है वो चिनोपोडियम एल्बम। साइनोडोन डेक्टाइलोन जो दुब घास जो है वो ग्रेमेनी कुल में आता है, और बथुआ जो है वो चिनोपोडियेसी कुल में आता है, और उसका वानस्पतिक नाम भी चिनोपोडियम एल्बम है। ये गेहूं का भी प्रमुख खरपतवार है। एक बार एग्जाम में आ चुका है कि गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो बथुआ। और गेहूं का अगर नकलची खरपतवार पूछे तो गेहूंसा, लेकिन प्रमुख खरपतवार जो है वो बथुआ है। यानी बथुआ को नष्ट करने के लिए 2,4-D का उपयोग करते हैं गेहूं के अंदर। आगे बात करते हैं, चने में उकटा रोग। चने का एक प्रमुख रोग यानी भयानक रोग, चने में सबसे भयानक रोग जो है वो उकटा रोग है। ये किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है, और उस कवक का नाम क्या है? तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नामक कवक होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें इसे। अगला है, मूंगफली में टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग एक सबसे भयानक रोग है, जो ये भी कवक के कारण होता है, और उस कवक का नाम जो है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा नामक कवक द्वारा होता है मूंगफली में टिक्का रोग। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, गन्ने में लाल सड़न। गन्ने का एक प्रमुख रोग लाल सड़न है, जो किसके कारण होता है? ये भी कवक के कारण होता है। उस कवक का नाम है कोलेप्टोट्राइकम फाल्केटम। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, गंदी बग और गालमीच कीट किस फसल के हैं? किस फसल में लगने वाले कीट हैं? तो ये धान के प्रमुख कीट है, गंदी बग और गालमीच। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, धान में खीरा रोग का कारण क्या है? तो धान में खीरा रोग का कारण जिंक की कमी, यानी एक पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो वो पोषक तत्व कौन सा है? जिंक है। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि धान में कौन सा रोग पोषक तत्व की कमी से होता है? तो खीरा रोग होता है। और कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? तो जिंक। जिंक को जस्ता भी कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, कन्नाल बंट और गेरुआ ये किस फसल के रोग हैं? तो ये गेहूं की फसल के प्रमुख रोग हैं। गेरुआ सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, और कन्नाल बंट भी एक प्रमुख रोग है। अगला पॉइंट है, पायरिला और गुरुदासपुर भेदक कीट। पायरिला और गुरुदासपुर भेदक कीट किस फसल के कीट हैं? तो गन्ने की। और सबसे ज़्यादा हानि जो पहुंचाने वाला, जो गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है वो पायरिला है। तो आप जरूर याद रखें पायरिला को। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, प्रकाश ट्रैप और चिपचिपे ट्रैप का उपयोग किस लिए करते हैं? ट्रैप का अर्थ होता है कि नियंत्रण करना, कीटों को नियंत्रित करना। तो यहाँ उसका ही अर्थ हो गया कि कीटों को नियंत्रित करने के लिए। प्रकाश ट्रैप यानी रात में ऐसे कीट जो रात में रात्रिचर होते हैं, उन्हें लाइट लगाकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करके कीटनाशी रसायनों का उपयोग करके नष्ट कर सकते हैं। और चिपचिपे ट्रैप जो पेड़ पर रेंगते रेंगते चढ़ते हैं, ऐसे पेड़ों पर चिपचिपे पदार्थ लगा देना, जहाँ कीट आकर वहीं चिपक जाए और वहाँ कीटनाशी रसायनों का उपयोग करके उन्हें नष्ट कर देना। तो ये ऐसे चिपचिपे और प्रकाश प्रपंच टेप का उपयोग जो है कीटों को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, आप याद रखें। अगला पॉइंट है, सरसों में प्रमुख कीट क्या है? सरसों का जो प्रमुख कीट है, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान, तो जिसे हम माहू या एफिड कहेंगे, या माहू या एफिड, जो एक तरह का मच्छर है, फुद्दा है, अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। अगले पॉइंट पे बात करें, आम में मिलीबग कीट को नियंत्रित करने के लिए किस तरह का ट्रैप का उपयोग करते हैं? तो चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं। आम में प्रमुख कीट जो है वो मिलीबग है, और इसे नियंत्रित करने के लिए चिपचिपे ट्रैप का उपयोग करते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, मेलाथियान, पेराथियान व रोगर किस प्रकार के रसायन है? तो ये संपर्क कीटनाशी रसायन है। कीटनाशी रसायनों को जो वर्गीकृत किया गया है, तो संपर्क कीटनाशी रसायन में प्रमुख जो रसायन है, और ये एग्जाम में कई बार पूछे गए, मेलाथियान, पेराथियान व रोगर किस प्रकार के रसायन है? संपर्क कीटनाशी रसायन है, आप जरूर रटें इन्हें। अगला पॉइंट है, एल्यूमिनियम फास्फाइड और ईडीबी का पूरा नाम है एथिल डाइब्रोमाइड रसायन किस प्रकार के रसायन है? किस प्रकार की कीटनाशी रसायन है? तो ये धूम्रक कीटनाशी रसायन है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, कवकनाशी
रसायन कौन कौन से हैं, तो कुछ कवकनाशी रसायन तो कई सारे हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रसायन लिखे हैं जिन्हें सही विकल्प या सत्य असत्य में कहीं किसी भी रूप में दे सकते हैं। जैसे बोडो मिश्रण किस प्रकार का रसायन है, थाइरम, एग्रोसान, जीएन, एगालाल, बाविस्टीन, डाइथेन Z78 जिसे जिनेव के नाम से भी जानते हैं, डाइथेन M45 जिसे मिनेव के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सभी कवकनाशी रसायन हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें इन सभी रसायनों के बारे में, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा भी और भी कई सारे रसायन हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, चक्रभृंग या गर्डल बीटल या कैटरपिलर किस फसल का कीट है। चक्रभृंग उसी का बोलते हैं गर्डल बीटल, और उसी का एक और अन्य नाम है कैटरपिलर। ये किस का प्रमुख कीट है, तो सोयाबीन का। सबसे ज़्यादा अगर सोयाबीन में कोई नुकसान वाला पहुँचाने वाला जो कीट है तो वो यही कीट है, चक्रभृंग या गर्डल बीटल या कैटरपिलर। एग्जाम में 2 बार आ चुका है, आने के चांस वापिस बनते हैं। अगला पॉइंट है बंध्यता मोजेक बीमारी, ये किस फसल की बीमारी है, तो यह अरहर की है, वायरस द्वारा होने वाली बीमारी है और सबसे भयानक बीमारी है अरहर की। अगले पॉइंट पे बात करते हैं रस चूसक कीट। रस चूसने वाला कीट जो है वो कौन सा है, तो वो सफ़ेद मक्खी, और सबसे अधिक हानि पहुंचाता है फसलों को। अगर सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है तो सफ़ेद मक्खी पहुंचाता है। आगे बात करते हैं पौधों से प्राप्त कीटनाशी रसायन कौन कौन से, जैविक कीटनाशी रसायन, पौधों से प्राप्त होने वाले जैविक कीटनाशी रसायन कौन से हैं, तो निकोटीन कीटनाशी रसायन है जो तंबाकू से प्राप्त होता है, पायरेथिन कीटनाशी रसायन है जो गुलदावरी से प्राप्त होता है, और एजेडेरेक्टिन कीटनाशी रसायन है जो नीम से प्राप्त होता है। तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोटियाना टोबेकम है, गुलदावरी का क्राइसेंथेमम इंडिकम या क्राइसेंथेमम मोरिफोलियम, और नीम का है एजेडेरेक्टिया इंडिका। इनके वानस्पतिक नाम भी आप याद रख सकते हैं। और जो कीटनाशी रसायन है वो निकोटीन, पायरेथिन और एजेडेरेक्टिन। एग्जाम में इस तरह से पूछ सकते हैं, निकोटीन जैविक कीटनाशी रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है, या पायरेथिन जैविक कीटनाशी रसायन किस पौधे से प्राप्त होता है। तो आप जरूर ध्यान रखें इनके बारे में। अगला पॉइंट है डीडीटी और बीएससी रसायन कैसे हैं, ये दोनों ही कीटनाशी रसायन है। और इन अगला पॉइंट जो है डीडीटी और बीएससी का पूरा नाम, डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, बीएचसी का नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। आप याद रखें इन्हें। चलिए आगे बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा टिड्डी विरोधी योजना चलाई गई 1942 में, यानी टिड्डी पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी फसलों को, और आज की कंडीशन में देखें तो आज भी मध्य प्रदेश के अंदर टिड्डी दल आ चुका है और काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन पहले भी काफ़ी था और आज भी ये चलता जा रहा है। उसे नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने विरोधी जो उसको नष्ट करने के लिए जो योजना चलाई थी, वो सबसे पहले जो योजना चलाई थी वो 1942 में चलाई थी, जिसके साथ चलती जा रही है अभी तक। हालांकि ये कीट को नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये एक समूह के साथ में रहता है और हजारों करोड़ों की संख्या में होता है। चलिए आगे बात करते हैं। मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है या फफूंद है। मशरूम जैसे कि एग्जाम में पूछा मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है या फफूंद है, आप याद रखें। आगे है मशरूम का वानस्पतिक नाम, तो एगेरिकस बाइस्पोरस, और कुल क्या है, तो एगेरिकेसी कुल में रखा गया है इसे। आगे बात करते हैं मशरूम में प्रोटीन, तो मशरूम में प्रोटीन तो 30 से 38% तक होता है। आगे बात करते हैं मशरूम के बीजों को क्या कहते हैं, तो मशरूम के बीजों को स्पॉन कहा जाता है। ये लास्ट टाइम भी एग्जाम में आया था, आप याद रखें। अगला पॉइंट है भारत में सर्वाधिक प्रचलित मशरूम कौन सी है, तो भारत में सबसे अधिक प्रचलित मशरूम जो है वो स्वेट बटन मशरूम है। अगले पॉइंट है आयस्टर या डिंगरी मशरूम की जाति। आयस्टर मशरूम का एक और नाम है डिंगरी, और एक और अन्य नाम जो आता है वो शिपी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है आयस्टर मशरूम को। इसकी जो प्रमुख जो जाति है वो प्लूरोटस सजर काजू है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं पकोड़े, पुलाव, अचार जैसे व्यंजनों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय मशरूम जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो वो आयस्टर मशरूम का उपयोग होता है। अगर भारत में बात करें प्रचलन की दृष्टि से तो स्वेट बटन मशरूम पहले स्थान पर है, लेकिन अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो आयस्टर मशरूम दूसरे स्थान पर आती है। आयस्टर मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, तो 30.4%। ऐसे एवरेज अगर बात करें मशरूम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो 30 से 38% तक, लेकिन आयस्टर मशरूम में होती है 30.4%, और स्वेट बटन मशरूम में होती है 28%। तो वो भी आप याद रख सकते हैं। चीनी संप्रदाय के लोग अधिक पसंद करते हैं, तो किस प्रकार की मशरूम को चीनी संप्रदाय के लोग अधिक पसंद करते हैं, वह ब्लैक ईयर मशरूम को अधिक पसंद करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दूधिया मशरूम की जाति है या उसका वानस्पतिक नाम है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो केलोसाइबी इंडिका। जहरीले मशरूम की जाति है, यानी जहरीला मशरूम की कौन सी जाति है, तो एनीमिटा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, आप याद रखें इसे।
अगला पॉइंट है न खाने योग्य मशरूम, ऐसे मशरूम जो खाने योग्य नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है, तो टोंड स्टूल कहा जाता है उन्हें। आगे बात करें अगला पॉइंट पे, मशरूम का उपयोग किस रोग में करते हैं, तो मशरूम का उपयोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर रोग में करते हैं, कब्ज में करते हैं, कैंसर में करते हैं। तो आप याद रखें, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर यानी कब्ज और कैंसर में मशरूम का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसे रोगी हैं जिनको रक्तचाप है या कब्ज या कैंसर है उन्हें मशरूम देना चाहिए, ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। अगले पॉइंट पर बात करें, मशरूम की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है, तो मशरूम की सीबीरिना रोट, भूरा सड़न, डाई बबल, वेड बबल और काब वेब, ये 5 बीमारियां हैं और पांचों के पांचों बीमारियां जो है ये कवक द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। इन पांचों के कवक के नाम अलग आ जाएंगे, बाकी ये पांचों ही बीमारियां कवक द्वारा। आपको याद रखना है कि मशरूम की प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी है, तो आप इन पांचों को नाम को याद जरूर रखें। पिन हेड का सूखना, मशरूम का ऊपर का जो भाग होता है वो बहुत मुलायम होता है, उसे पिन हेड कहते हैं, और वो सूख जाता है। तो वो किस कारण से सूख जाता है, तो सूर्य के प्रकाश, अगर कमरे में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा गिर गया है तो वो सूख जाएंगे, या फिर कमरे में गर्म हवा अगर पहुंच गई है तो मशरूम के भाग सूख जाएंगे। और मशरूम की जो खेती होती है वो कमरों के अंदर होती है, नम स्थानों पर। आगे बात करते हैं, अनचाहे मशरूम किसे कहते हैं, इंक केपस को कहते हैं। ऐसे मशरूम जो उगाए नहीं और उग जाते हैं और वो आवश्यक नहीं, खराब मशरूम होते हैं एक तरह के, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इंक केपस कहते हैं। अगला पॉइंट है मशरूम का लाल भूरा होना, माइटस के कारण। माइटस एक प्रकार का मच्छर है जो मशरूम के रस को चूस लेता है, जिससे कि मशरूम का रंग जो है लाल भूरा या बदरंगा खराब सा रंग हो जाता है। तो वो किस कारण से हो जाता है, तो माइटस के कारण हो जाता है। अगला पॉइंट है मशरूम के उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान। मशरूम की अगर खेती कर रहे हैं हम तो उसके लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, एक एवरेज होना चाहिए। तो वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और नमी वाला होना चाहिए, जहाँ नमी की मात्रा थोड़ी बनी रहे वहाँ मशरूम ज़्यादा उगेंगे। अगला पॉइंट है शाकाहारी मनुष्य का मांस, तो मशरूम को कहा जाता है शाकाहारी मनुष्यों का मांस। मशरूम भी है, सोयाबीन को भी कहेंगे, पनीर को भी कहेंगे। ऐसे मांस को खाया किस लिए जाता है, तो प्रोटीन के लिए खाया जाता है। और लेकिन अगर जो शाकाहारी मनुष्य, वो शाकाहारी मनुष्य जो है वो मांस तो खा नहीं सकते प्रोटीन की पूर्ति के लिए, तो उन्हें प्रोटीन की पूर्ति के लिए कुछ और स्रोत खाना पड़ते हैं। जैसे मशरूम में प्रोटीन बहुत होता है, सोयाबीन में भी काफ़ी हद तक होता है, और पनीर में भी होता है। तो इन्हें फिर ऐसे को पदार्थों को शाकाहारी मनुष्य का मांस कह दिया जाता है। अगला पॉइंट है वसा की मात्रा अधिक होती है, किस मशरूम में वसा की मात्रा अधिक होती है, तो श्वेत बटन मशरूम में अधिक होती है। कितनी होती है, तो 8.9 यानी 8.9% तक इसमें वसा की मात्रा होती है। श्वेत बटन मशरूम में वसा की मात्रा अधिक होती है, बाकी सभी मशरूम में वसा की मात्रा कम होती है। यह थे आज के इम्पोर्टेंट फसल उत्पादन के ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा आगे के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अगले वीडियोज़ में आएंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो हैं वो आने वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।